सभी को मेरा नमस्कार। काफी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी पिछले कुछ टाइम में कि ओवर टाइम के ऊपर सर एक वीडियो बनाइए कि कईयों को ओवर टाइम क्लेम करने में दिक्कत आ रही थी, कैसे ओवर टाइम क्लेम करना है। एचओआर के ऊपर मैंने कुछ रूल्स के ऊपर वीडियोस कुछ बनाए हुए हैं, जिसमें एचओआर रूल क्या है, जॉब एनालिसिस कैसा होता है कुछ। तो एचओआर के अंदर ही एक पार्ट आता है ओवर टाइम का। काफी दिन से मैं सोच रहा था बनाने को, तो आज थोड़ा टाइम निकाला है। अ, समय के अभाव होने की वजह से एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी ओवर टाइम क्लेम करने चाहते हैं या ओवर टाइम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज होगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पूरा देख के समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम अलाउंस अंडर एचओआर। एचओआर का जो नाम चेंज किया है, रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। तो सब्जेक्ट में यही है कि रेलवे सेवकों को ओवर टाइम भत्ता का भुगतान है गणना संबंधी दिशा, जैसे ओवर टाइम अलाउंस क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले ओवर टाइम की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अंडर एचओआर जो है वो उसके चार क्लासिफिकेशन होते हैं: इंटेंसिव, सी, ईआई और एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड कैटेगरी को ओवर टाइम नहीं मिलता है। बाकी तो तीन कैटेगरी हैं, ईआई, सी और इंटेंसिव। इसमें हर कर्मचारी का एक रोस्टर आवर्स होता है जो उसके एवरेजिंग पीरियड के आधार पर होता है। सी और इंटेंसिव में 2 वीक का एवरेजिंग होता है, तो 2 वीक के हिसाब से रोस्टर आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। और ईआई में सिंगल एक ही वीक होता है, तो आप पूरे एवरेजिंग पीरियड में आपको सर्टेन आवर्स करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर आवर्स। कोई भी कर्मचारी अगर रोस्टर आवर्स से जब ज्यादा काम करता है तो फिर ओवर टाइम का वो हकदार होता है। तो ओवर टाइम के लिए तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि आज आपको 8 घंटे करना था, आपने 12 घंटे कर लिए तो आपको ओटी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा एवरेजिंग पीरियड, अगर सी क्लासिफिकेशन में 8 घंटा करना है, आपको 14 दिन का एक पीरियड होता है, फिक्स है वो भी। कोई भी 14 दिन नहीं होता है, वीक लिस्ट निकलती है हर डिवीजन से। उसमें जो 14 दिन डिसाइड किए हैं, 14 डेज डिसाइड किए हैं, उसके हिसाब से आपको पूरे 14 डेज में आपको सर्टेन जो आपके रोस्टर आवर्स हैं उनसे अगर आप अधिक काम करते हैं तो फिर आपको ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम में भी जैसे कि आपको मालूम होगा, दो रेट होते हैं। फर्स्ट रेट होता है वो 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स होता है, और सेकंड रेट जो होता है वो 2 टाइम्स होता है। तो उसके ऊपर ही जस्ट बातें हैं, तो आज पूरा इसमें बात करेंगे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखा गया है कि अधिकांश रेलवे सेवकों द्वारा विभिन्न वर्गीकरण के अंतर्गत किए गए कार्य हेतु समयोपरि भत्ते ओवर टाइम अलाउंस का दावा किया जाता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इस हेतु आवश्यक है कि उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए एचओआर के प्रावधान को ध्यान में रखकर ओवर टाइम भत्ता दावा करने हेतु एक स्पष्टीकरण किया जाता है। ये हम एक क्लेरिफिकेशन में इश्यू करते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि जो आज मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, सिर्फ मेरा जो ओपिनियन है इसको ऑफिशियली ना ली जाए। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, हर रेलवे के अलग अलग रूल्स होते हैं। ये जनरली वेस्टर्न रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल ही ये रूल है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हो सकती है। तो आप अपने ऑफिस में कंफर्म करके उस चीज को क्लेम करें। भत्ते के दावा में त्रुटि होती है जिसे भुगतान में विलंब होता है, पर्यवेक्षक समय पर अग्रेषित नहीं करता। एक तो मैं बता दूं, ओवर टाइम और कोई भी अलाउंस है, टीएम क्लेम करते हैं, कईयों की शिकायत होती है पर्सनल डिपार्टमेंट में कि सर ओवर टाइम भत्ता नहीं लग रहा है। तो ओवर टाइम में स्पेशली जो होता है वो, अगर क्लेम एक बार में, कोई भी टीए ओवर टाइम में क्लेम एक बार में आपका क्लियर हो जाता है तो आपको इजीली पेमेंट मिल जाता है, सर्टेन 1 महीने में या 2 महीने में। लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां होती है, वो जब बैक होता है फिर वो कई फाइलों में घूमता रहता है, उसमें दिक्कत आती है, फिर पेमेंट नहीं होता, फिर ग्रीवेंस से स्टार्ट होती है। तो कोशिश मैंने इस वीडियो के माध्यम से यही की है कि अभी जो रेलवे में कर्मचारी, स्पेशली जो लेवल 1 में भी आ रहे हैं, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से इसको समझे, वो सही ओटी और टीए जो भी आप अलाउंस क्लेम कर रहे हैं उसको सही तरह से क्लेम करें, तो आपका फिर क्लेम सही तरह से पास भी हो जाएगा और टाइमली पास हो जाएगा। और दूसरा, जो भी अलाउंस क्लेम करते हैं ओवर टाइम या टीए, वो टाइमली भी क्लेम करें। सबसे पहले मैं ओटी वाउचर एक हम दिखा दूं, कई लोगों को ओटी वाउचर का आइडिया नहीं होता है। ये हमारा एक ओटी वाउचर है, पुराना एक वाउचर है। मैं बता दूं इसमें स्टार्ट करने से पहले कि इसमें डिपार्टमेंट है, स्टेशन, कौन से मंथ का आप क्लेम कर रहे हैं। ये पुराना एक वाउचर मेरे को मिला है, उसके आधार बता रहा हूँ। कि आपका रोस्टर यहाँ आएगा, क्लासिफिकेशन टाइप और रोस्टर का मतलब आएगा ईआई, सी, इंटेंसिव क्या रोस्टर आएगा, एम्प्लॉय का नाम आता है, डेजिनेशन आएगा आपका, आपका रेट ऑफ पे क्या है यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे दोबारा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे सी क्लासिफिकेशन है, कितने घंटे आपने एक्स्ट्रा किए। यहाँ आपको डेटली डेट का बताना है, आपकी डेट, ये पुराना में डेट डाला हुआ, हर डेट का आपका रोस्टर के हिसाब से क्या आपके ड्यूटी आवर्स थे और आपने एक्चुअली क्या परफॉर्म किया, इस तरह आपका डेली आपको
रोस्टर आवर्स जो फिक्स है, उसके बाद आपने जो परफॉर्म किया यहाँ किया, और आपका जो टोटल यहाँ आएगा आपने उस दिन में कितने घंटे काम किए। स्टेशन मास्टर का ये है, तो यहाँ 8-8 घंटे किए, यहाँ इस दिन 10 घंटे किए, यहाँ 12-12 घंटे किए इसने। तो पीएनसी के हिसाब से, चूंकि स्टेशन मास्टर को पीएनसी प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम एडिशनल करना पड़ता है, आधा घंटा डेली का, उसके हिसाब से होते होते यहाँ पे टोटल 160 हुआ। और जो स्टेशन मास्टर में उनको 102 करना होता है, 102 घंटे रोस्टर आवर्स होता है। तो जैसा कि मैंने बताया ओवर टाइम की डेफिनेशन में, कि जिससे भी आप बियॉन्ड रोस्टर आवर्स काम करते हैं तो एडिशनल आवर्स के लिए आपको ओटी मिलेगा। तो इसमें इनका एडिशनल आवर्स हो गया 58। और हमारा जो रूल है बता दूं आपको, अप टू स्टेट्यूटरी आवर्स जो होता है 1.5 टाइम मिलता है, और स्टेट्यूटरी के बियॉन्ड जाते हैं तो डबल मिलता है। तो स्टेट्यूटरी आवर्स चूंकि 108 होगा इसके अंदर, तो फर्स्ट 6 आवर्स यानी 102, 108 माइनस 102, 6 आवर्स का जो रेट होता है ये 1.5 टाइम मल्टीप्लाई होता है। क्या रेट होता है हम बात करेंगे। और जो रिमेनिंग आवर्स है 52 आवर्स के लिए, यहाँ पे इतना अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट निकाला। यहाँ पे इन्होंने डालो, एक साइड में कॉलम आता है कि आपका क्या रीजन है, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन ड्यू टू चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम ईआई टू सी एज पर द लेटर। जो भी था, जो चेंज क्लासिफिकेशन चेंज हुआ था 98 में, ये शायद 2001 में बनाया गया था पुराना। तो चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन, या कई बार वैकेंसी होती है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है, लीव में चले गए हैं स्टाफ, ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो जो भी एक्चुअल रीजन है वो आपको यहाँ भरना है। इस तरह आपको कहाँ काम किया आपने, क्या काम किया, यहाँ आपको रिमार्क्स में आपको देना है। तो ये आपका जो भी है एम्प्लॉय साइन करेगा, और जो ऑफिस से वहां से फॉरवर्ड होगा। तो ये मैंने कोशिश की है। एक ये क्या, और एक और इश्यू आता है कई बार, कि कई बार डिले हो जाता है क्लेम, और कई बार होता है आपको एरियस क्लेम करना होता है। आपका चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, या पे कमीशन की वजह से आपका रेट बढ़ गया है, डीए की वजह से रेट बढ़ गया है, तो उसके में एक और मुझे दिखाना था पहले से। ये आपका स्टेटमेंट लोगों को बनाना, देखा कि जनरली लोग से वाउचर भेज देते हैं, और फिर वाउचर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट जनरली उनको स्टेटमेंट एक चाहिए होता है। वो स्टेटमेंट कौन बनाएगा, अगर उसके चक्कर में बनता ही नहीं हो और फिर पेमेंट नहीं होता। तो मैं एक और थोड़ा सा बता दूं आपको, कि ये आप भी अगर बना लें, जो क्लेम कर रहे हैं खुद ही बना लें, आजकल कंप्यूटर सबके पास होता है, स्टेटमेंट शोइंग ओटी डिफरेंस ऑफ श्री वर्किंग करके। यहाँ आपने पीरियड, आपको 14 दिन का पीरियड है, अगर सी में काम कर रहे हैं तो 14 डेज लेना है आपको, ईआई में है तो हर 7-7 दिन का स्टेटमेंट बनाना है आपको। तो आपको यहाँ पीरियड लिख देना है 14 डेज का या 7 दिन का, कितने घंटे आपने काम किए, क्या अमाउंट था आपने जो लिया एक्चुअली, और फिर क्या अमाउंट अभी बना आपका, और आपने क्या एक्चुअल लिया है पहले उसका ये बताना है, और डिफरेंस कितना अमाउंट है, और किस महीने आपने जो ड्रान अमाउंट है 816 रुपए कब लिया है। इस तरह का एक स्टेटमेंट आपका बनेगा। हर ईआई है तो हर वीक का बनेगा, और अगर आप सी में है या इंटेंसिव में है तो हर 14 डेज का इस तरह का स्टेटमेंट बनेगा। टोटल कितने आवर्स थे, कितना अमाउंट आपका एक्चुअली बनना चाहिए, कितना आप ऑलरेडी ले चुके हैं, वो इस किलो में आएगा, डिफरेंस ये आएगा, और अगर आपने जो लिया है वो किस मंथ में लिया है। इस तरह टोटल आपका अमाउंट यहाँ आएंगे, ये पेबल अमाउंट ये आएगा। उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर भी बना सकते हैं, अगर कि भाई मैंने इस टाइम पे काम किया एप्लीकेशन के रूप में, तो काफी अच्छा हो जाएगा। ये एक मेन इश्यू रहता है लोगों को, वाउचर, और वाउचर के साथ स्टेटमेंट कई बार मानते हैं, अकाउंट्स वाले स्टेटमेंट को ही जनरली वेट करते हैं। हर वाउचर जनरली मैं आपको दिखाया था, ये वाला वेट, एक एक वाउचर वेट, जैसे किसी के 10 या 20 या 50 है, 50 वेट नहीं करते, वो एक स्टेटमेंट को ही वेट करते हैं। अगर आप पहले मैच कर लेते हैं, वो लोग वाउचर के साथ टेली कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट में वेट होता है, और स्टेटमेंट नहीं होने की वजह से कई बार वेट नहीं हो पाता और फिर पेमेंट नहीं होता है। तो ये जस्ट मुझे एक वाउचर दिखाना था आपको। अब ये थोड़ा सा आपको मालूम है अच्छी, आप जो क्लेम कर रहे हैं तो आपका क्या रोस्टर क्लासिफिकेशन क्या है, क्या रोस्टर आवर्स है, क्या स्टेट्यूटरी आवर्स है, ये ओटी क्लेम में बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ईआई जो होता है, एसेंशियल इंटरमीडिएट ईआई क्लासिफिकेशन में जनरली 10 से 12 घंटे आदमी डेली काम करता है। इसका जनरली ज्यादा जरूरत नहीं है इस कॉलम का, लेकिन जस्ट समझाने के लिए बताया हुआ है। रोस्टर आवर्स जो होते हैं ईआई में, 4 रोस्टर आवर्स होते हैं, 60, 63, 72 एंड 75। जो एम्प्लॉय जो अदर देन रोड साइड स्टेशन पे रहते हैं, जिन्हें बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन पे काम करते हैं, या जिनका क्वार्टर रोड साइड स्टेशन में जो काम कर रहे हैं, जिनको क्वार्टर नहीं दिया गया है, उनके लिए 60 आवर्स होता है। ग्रुप डी स्टाफ है, जो भी स्टाफ है, और अगर पीएनसी टाइम उनके साथ उनको लेना मिलता है, जैसे स्टेशन मास्टर है या कोई भी, तो फिर उनके लिए 63 होता है। और बाकी जितने भी लोग हैं जो रोड साइड स्टेशन में काम करते हैं, और जिनको आधे किलोमीटर में क्वार्टर दिया गया है, उनके लिए 72 या 75 आवर्स रहता है। तो ये 4 प्रकार के रोस्टर आवर्स होते हैं सबके ईआई के अंदर। स्टेट्यूटरी सबके लिए 75 होगा। यानी कोई भी कर्मचारी 60, 63, 72, 75 इन सबको अगर 75 से ज्यादा काम करता है, तो अप टू 75, जैसे 60 वाला है तो ये 75 माइनस 60 यानी 15 घंटे का उसको 1.5 गुना रेट लगेगा, 1.5 टाइम लगेगा। 63 वाले के लिए
जो है आपका 12 आवर्स लगेगा, 72 के लिए 3 आवर्स लगेगा और 75 वाले के लिए सीधा ही डबल रेट लगेगा, क्योंकि 75 माइनस 75 जीरो होगा, यानी 1.5 टाइम की जरूरत ही नहीं है, सीधा डबल रेट लगेगा। इसमें रेस्ट जनरली ईआई में 24 आवर्स इंक्लूडिंग नाइट इन बेड होता है। कंटिन्यूस में डेली जनरल 8 घंटे काम करते हैं। इनका जो रोस्टर पीएनसी विदाउट पीएनसी है तो 96 आवर्स होता है, विद पीएनसी के लिए 102 घंटे काम करना पड़ता है। बियॉन्ड इसके जब आगे काम करते हैं तभी उनको ओवर टाइम मिलेगा। स्टैट्यूटरी लिमिट जो है 108 घंटे है, यानी कि अप टू 108 घंटे काम करता है तो उसका 1.5 सिंगल रेट लगेगा, जिसको हम डेटा रेट बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं, फर्स्ट रेट मिलेगा। और सेकंड रेट होता है डबल होता है, वो बियॉन्ड 108 काम करता है, तो जितने घंटे उसने काम की, मान लीजिए 120 घंटे काम किए तो 120 माइनस 108 यानी 12 आवर्स का डबल रेट लगेगा, और अप टू 108 के लिए 1.5 टाइम का रेट लगेगा। इनके लिए वीकली रेस्ट 30 आवर्स होता है। इंटेंसिव के लिए में जो काम करते हैं जनरली 6 आवर्स काम करते हैं और इनका जो रोस्टर आवर्स जो होता है वो 90 होता है, और स्टेट्यूटरी भी 90 होता है, मतलब 84 प्लस 6 पीएनसी आवर्स होता है इनका। रेस्ट इनका 30 आवर्स। ये हमारा एचओईआर का जो हैंडबुक है 2005 में जो हमारा एचओआर निकालता उसके हिसाब से बताया था। अभी रेलवे बोर्ड ने नई पॉलिसी निकाली है जो है RB 67/16, ये आपका है। इसके हिसाब से अभी इन्होंने रेलवे बोर्ड ने कहा है कि इनको जो है वीकली रेस्ट 40 घंटे का होना चाहिए, और डेली आपको 6 दिन ही काम लेने, 6 आवर्स। एक स्पेसिमेन कॉपी इन्होंने दी है यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे की, तो यहाँ पे डेली 6 घंटे है, यानी 36 घंटे ही काम करना है, और उनको मिनिमम 40 आवर्स यानी 42, 42 और 42, तो वीकली अब इनका 36 आवर्स ही हो जाएगा। और रेस्ट इनका बोला है 40 घंटे का। लेकिन हमारा जो एचओआर का जो प्रोविजंस है जो बोर्ड से निकला हुआ है उसके अंदर अभी भी इनका रोस्टर आवर्स कम नहीं किया है। सिर्फ बोर्ड ने अभी पॉलिसी निकाली है कि इनको लेना है, लेकिन मेरा जो इसमें पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि जब तक ये 90 आवर्स के तक काम नहीं कर लेते इनको ओटी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोस्टर आवर्स जो है काम लेने को जरूर बोला है हाई पावर कमेटी ने 36 आवर्स, लेकिन अभी भी अमेंडमेंट नहीं आया हुआ है। रेलवे सर्वेंट आवर्स रूल पीरियड और रस्ट रूल 5 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करके इंटेंसिव को उन्होंने उनका रोस्टर आवर्स रिवाइज नहीं किया है। इंटेंसिव का भी जो रोस्टर आवर्स है वो इतना, ये 90 आवर्स है। 45 आवर्स जो बताया वो वीकली, और यहाँ पे बाई वीकली में 90 आवर्स हो जाता है, ये है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है, जो मुझे ठीक लगा मैंने बता दिया। रनिंग स्टाफ के लिए जो रोस्टर आवर्स होते हैं 104 घंटे 104 होते हैं, जिसमें वीकली 4 आवर्स पीएनसी टाइम होता है, और एक्सक्लूडेड जो होते हैं वो 108 हो जाएगा। सॉरी, स्टेट्यूटरी लिमिट जो होती है 108 होती है, अप टू 108 जो है इनको 1.5 टाइम, उसके बाद जो है डबल रेट लगता है। और इनके लिए रेस्ट जो होता है 4 पीरियड्स नॉट लेस देन 30 आवर्स, 30 घंटे के 4 रेस्ट और 22 घंटे के 5 में से कोई भी एक मिल सकता है इनको, ये इन्होंने कहा है। ये स्टार लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है 12 घंटे, अगर क्वार्टर दिया गया है तो इनको 12 घंटे करने हैं इनको, नहीं तो 10 घंटे, 6 दिन 10 घंटे कर सकते हैं। अतः एचओआर के अंतर्गत रेल सेवकों का वर्गीकरण सीआई के रूप में अलग अलग किया गया है। पूर्व में यह प्रश्न उठाया गया था कि जब कोई कर्मचारी विभिन्न वर्गीकरण के अंतर्गत कार्य करता है तो ओवर टाइम भत्ते की गणना कैसे जाए। अलग अलग क्लासिफिकेशन जो काम करते हैं ओवर टाइम, उसके ऊपर छोटा सा एक एग्जांपल सेट किया हमने। इस संबंध में एचओआर हैंडबुक के अनुभाग 7 पैरा 6 में वर्णित है कि जब कोई रेल सेवक जो सामान्यतः सी में वर्गीकृत है किसी माह के कुछ अंश में ईआई अथवा इंटेंसिव वर्ग में वर्गीकृत पद पर कार्य करता है तो ओवर टाइम की गणना उस अवधि के लिए संबंधित पद पर लागू सीलिंग लिमिट के अनुपातिक घंटों के आधार पर किया जाना है। यानी कि जो कर्मचारी एक तो होता है सी में काम कर रहा है तो सी के हिसाब से ओटी करेगा, ईआई में काम कर रहा है। कई बार जो रेलवे एम्प्लॉय होता है उसको ईआई में काम करते हैं, कुछ दिन के लिए सी में चले जाता है, सी में यानी दोनों रोस्टर में काम करता है, कई बार सी वाला ईआई में काम करता है। यानी कोई कर्मचारी जो है वो जैसे एलआर में जो काम करते हैं, स्पेशली एलआर वाले लीव रिजर्व जो होते हैं वो जो छुट्टी में जाता है, तो कई बार कोई कर्मचारी जो छुट्टी में गया वो सी में काम कर रहा है, उसके बाद 4 दिन वहां काम किया, फिर उसने वहां से वो बंदा आ गया 4 दिन के बाद, तो दूसरा जो बंदा गया ईआई वाला छुट्टी में गया है, तो जो एलआर वाले होते हैं कभी सी में काम कर रहे हैं कभी ईआई में काम कर रहे हैं, इस तरह का काम होता है। तो ऐसे मामले में बोर्ड ने कहा है, ये हैंडबुक को दिखा देता हूँ, ये हमारा हैंडबुक है।
हैंडबुक में यहाँ पे पैरा 6 में कैलकुलेशन ओवर टाइम व्हेन देयर इज चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ प्रोपोर्शनेट की बात की है। सीईआई में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको प्रोपोर्शनेट मिलेगा, ये चीज यहाँ पे उन्होंने बताई। मैंने इसकी कॉपी यहाँ लगा दी है इसके अंदर ताकि समझने के लिए। इसके अतिरिक्त मंडल स्तर पर भी एक रेडी रेकनर शीट जारी किया गया है, जिसके आधार पर संबंधित अवधि हेतु सीलिंग लिमिट के अनुपातिक घंटों के आधार पर ओवरटाइम की गणना की जा सकती है। रेडी रेकनर के बारे में बता दूं मैं आपको, ये रेडी रेकनर होता है रेडी रेकनर फॉर कैलकुलेटिंग ओवरटाइम, यानी इसके अंदर 1.5 टाइम के लिए ये से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन की शीट बताऊंगा, या तो हम पूरा फॉर्मूले से कैलकुलेट करें या डायरेक्ट जो आपका बेसिक पे है, अगर किसको 60 आवर्स में काम कर रहा है तो उसके बेसिक पे को डायरेक्ट 0.0058 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे का रेट आ जाएगा, मतलब 1.5 रेट फर्स्ट रेट आ जाएगा। अगर उसको 0.0078 से मल्टीप्लाई करें तो डबल रेट आ जाएगा। तो इससे डायरेक्ट क्लेम करेंगे या आप पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से डील करते हैं। सिमिलरली सी के लिए, ये कोई कर्मचारी सी में काम कर रहा है, 96 आवर्स उसका है, तो उसका जो 1.5 जो रेट होगा उसको निकालने के लिए 0.0073 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक प्लस डीए प्लस टीपीए 3 चीज जुड़ता है। और अगर इसको डबल रेट निकालना है तो ये यहाँ पूरा बताया हुआ डबल रेट किस रोस्टर में बंदा काम कर रहा है और डबल रेट का उसके बेसिक से मल्टीप्लाई करना है। बेसिक प्लस डीए प्लस टीपीए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तो ये डबल रेट और 1.5 का लिए रेट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और ये नीचे जो 1 से लेके 14 बताया हुआ है, ये अलग अलग, यहाँ पे मान लीजिए 60 में जो काम कर रहा है, ईआई में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, 60 रोस्टर है, 60 आवर्स रोस्टर है उसका वीकली, एक दिन में उसको कितना करना है, तो उसको एक दिन में 8.34 करना है, 2 दिन में 17.09, 3 दिन में 25.43, इस तरह करके 7 दिन में 60 आवर्स करना है। लेकिन अगर 72 वाला बंदा है जिसको क्वार्टर दिया गया है, वो रोड साइड में है, तो उसको एक दिन में 10.17 आवर्स काम करना है, 2 दिन में 20.34, 3 दिन में 30 आवर्स 0.51, इस तरह के टोटल 72 करना है। स्टेशन मास्टर जो होते हैं जिनको क्वार्टर दिया गया उनको 75 करना पड़ता है, तो उनके लिए एक दिन में 10.43, 21.26, इस तरह 75 7 दिन में काम करना होता है। सी वाले के लिए एक दिन के लिए यहाँ आ जाएगा 96 में जो है उसके लिए 6.51 होता है उसका, 2 दिन के लिए 13.43। अगर 102 घंटे स्टेशन मास्टर वगैरह है उनको एक दिन में 7.17। ये पॉइंट इसलिए भी काम आता है, कई बार छुट्टी पर जाते हैं, ऑथराइज एब्सेंस जो होता है छुट्टी पे, तो आपको अगर एलएपी वगैरह लिया है 2 दिन 4 दिन, बाकी दिन आपने ओवर टाइम काम किया, तो ये आप प्रोपोर्शनेट एक दिन का आप डेली का, जैसे स्टेशन मास्टर है तो डेली का 7.717 वो करके वो क्लेम कर सकता है। आगे भी मैंने एग्जांपल बताया मैं, तो ये रेडी रेकनर भी आपको काम आएगा कि आपको एक दिन में कितना काम करना है। और स्टेटरी लिमिट जैसे आपको इसमें ओटी क्लेम करने के लिए जो आपको 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स के लिए स्टेटरी लिमिट आपको निकालने के लिए भी है, 75 का भी निकाला हुआ स्टेटरी लिमिट आपको पर डे, आपका स्टेटरी लिमिट एक दिन का इतना है, 7 दिन का 75 घंटा है 75 आवर्स से, लेकिन एक दिन 2 दिन 4 दिन आपने काम किया है। सपोज किसी कर्मचारी ने 4 दिन ईआई में किया, बाकी दिन सी में किया, 10 दिन किया है, तो 4 दिन में जो उसने काम किया है तो 4 दिन का भी 1.5 टाइम और डबल अलग अलग निकालेगा, और सी का बचे हुए 10 दिन का भी सी में 1.5 टाइम और डबल अलग निकलेगा। तो वो निकालने के लिए आपको यहाँ डेली वाला आपको जरूरत पड़ेगी। 4 दिन ईआई में काम किया है तो स्टेटरी लिमिट हो जाएगी उसकी 42.51, यानी अप टू 42.51 उसको जो है 1.5 टाइम्स का रेट लगाना है, उसके बाद आपको डबल रेट लगाना है। इसी प्रकार आप सी में जाएंगे तो 108 का यहाँ दिखाया हुआ है, इस तरह आपको डेली बेस पे निकालना है। मैं जरा वापिस इसको आ जाता हूँ। ये एचओईआर मानकों के अनुसार रोस्टर एवं ओवर टाइम गणना की प्रयोजन से एचओईआर सप्ताह रविवार से शनिवार तक गिना जाता है। जो वीक हमारा होता है वो ओटी के हिसाब से आपको संडे टू सैटरडे काउंट करते हैं। ईआई में आपका वीक स्टार्ट होगा संडे और खत्म होगा सैटरडे को। ईआई वर्गीकरण के मामले में यही लागू हुआ। ईआई वर्गीकरण के मामले में ओवर टाइम की गणना के लिए औसत अवधि, जो ओटी का करने के लिए बता दूं, एवरेजिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईआई के लिए एक सप्ताह 1 वीक एंड 7 दिन होता है। सी और आई के लिए जो हमारा ओवर टाइम की कैलकुलेशन होती है वो बाई वीकली होती है, 14 दिन के हिसाब से हमको पकड़ना पड़ेगा पीरियड, उसी को ध्यान में रखकर ओवर टाइम की गणना की जानी चाहिए। भिन्न भिन्न रोस्टर वर्गीकरण के मामले में ओवर टाइम की गणना एचओईआर के मानकों के अनुसार निम्नलिखित रूप से की जानी चाहिए। ओवर टाइम की गणना के लिए सर्वप्रथम ड्यूटी रोस्टर की आवश्यकता होती है। ड्यूटी रोस्टर आपके स्टेशन पे होना चाहिए, तभी आप क्लेम कराओगे, क्योंकि ड्यूटी रोस्टर में ही आपका क्लासिफिकेशन और आपके कितने रोस्टर्स, विदाउट ड्यूटी रोस्टर्स यू कैन नॉट क्लेम ओवर टाइम। क्योंकि कोई भी कर्मचारी जो होता है रेलवे एम्प्लॉय वैसे सब बराबर है, लेकिन आपको ओवर टाइम के लिए आपका क्लासिफिकेशन चाहिए कि आप सी में काम कर रहे हैं, ईआई में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं। साथ में आपके रोस्टर आवर्स और स्टेटरी आवर्स क्या है, वो ड्यूटी रोस्टर में ही होते हैं।
ड्यूटी रोस्टर में ओवर टाइम की गणना के लिए जो प्रयुक्त होने वाले आंकड़े दर्ज होते हैं, जैसे कि काम के घंटे, यहाँ रोस्टर आवर्स क्लासिफिकेशन आपका होता है, स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 75, 108, 90 क्या है वो एज पर क्लासिफिकेशन होगा। साथ में आपका एवरेजिंग पीरियड 1 वीक है कि 2 वीक है वो भी होगा आपका। वैसे एवरेजिंग पीरियड तो आपको मालूम चल जाएगा, अगर ईआई में है तो एक 1 वीक होगा, और सी में या इंटेंसिव में तो 2 वीक होगा। अब हम करते हैं यहाँ पे ओवर टाइम का जो कैलकुलेशन होता है रोस्टर आवर्स से स्टैट्यूटरी आवर्स। जो रोस्टर आवर्स से ज्यादा काम करेंगे तभी ओटी होगा, उससे कम में आपको ओटी मिलेगा ही नहीं। आपने अगर रोस्टर आवर्स से कम किया है तो रोस्टर आवर्स से लेके अप टू स्टैट्यूटरी आवर्स काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम 1.5 टाइम मिलता है, और स्टैट्यूटरी आवर्स यदि काम करेंगे 2 टाइम्स मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन करते हैं बात करें, रेट निकालने के लिए बता दूं, बेसिक पे प्लस डीपी डीए प्लस टीपीए तीनों को जोड़ा जाता है। आपका जो बेसिक पे प्लस करंट डीए जो होगा वो होगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होगा वो होगा। 1.5 यहाँ लिखेंगे। एवरेजिंग पीरियड आपका अगर ईआई है तो 7 दिन आएगा यहाँ पर, और अगर आपका इंटेंसिव या सी है तो आप पे 14 डेज आएगा। डिवाइडेड बाय 30 करना महीना के हिसाब से। फिर आपके रोस्टर आवर्स क्या है मतलब, तो एवरेज मान लीजिए ईआई है आपका तो यहाँ 7 दिन, तो रोस्टर आवर्स आपके 60, 63, 72, 75 जो भी आपके हैं वो आपको नीचे लिखना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। सेम 2 टाइम्स के लिए आपको बाकी सब सेम है या 2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। यहाँ हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, रोज सी क्लासिफिकेशन में जो काम करते हैं उनके लिए कोई रेलवे एम्प्लॉई है वो सी क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जैसे मैंने बताया सी क्लासिफिकेशन 2 वीक होता है, 14 डेज होगा। इसके रोस्टर आवर्स 96 है, 102 नहीं है, यानी ग्रुप डी स्टाफ मान सकते हैं मैक्सिमम, और कुछ ग्रुप सी भी होता है लेकिन मैक्सिमम ग्रुप डी का 96 होता है, सी में अगर है तो वो। स्टेटेड आवर्स यहाँ पे ये सबका आपका 102 घंटे होगा। बेसिक पे 18,000 है, डीए 9,000 रखा है 50%, और टीपीए 900 रुपए पर। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए पे आप उनको टोटल करके आपको कर देना है, जो भी आपका बेसिक पे डीए और टीपीएस का आप टोटल लीजिए, यहाँ 27,900 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर काम किया उसने 7 सितंबर से लेके 20 सितंबर 14 दिन का पीरियड है, सी में काम किया हुआ है, और यहाँ पे इसका रेस्ट 8-8 घंटे ड्यूटी है यहाँ पर किया है, और यहाँ एक्चुअल ड्यूटी की जो की है यहाँ पर, यहाँ उसको 8 घंटे काम करना था, यहाँ 12-12 घंटे काम किया है, और यहाँ पे 8 घंटे करना था, 12-12 घंटे 12 आवर्स किया हुआ है, तो एडिशनल इसके यहाँ पे 4 आवर्स, तो टोटल उसको 96 करना था, उसने किया 120 आवर्स, एडिशनल उसने 32 आवर्स किया उसने। तो अब हम कैलकुलेशन जब करेंगे हमारे को, तो मैं यहाँ बता दूं कैलकुलेशन नीचे आ रहा है यहाँ पर। पहले तो हम लगाएंगे आवर्स, देख लीजिए यहाँ पे 128, यानी पहला आपका जो रेट होगा हमेशा जहां स्टेट्यूटरी लिमिट है वहां रुकना है, यानी सी में काम करना है तो 108 पे आपको रुकना है। तो सबसे पहला जो रेट लगेगा 1.5 टाइम वो 108 माइनस 96, तो ये फिक्स होगा आपका जब भी होगा। अगर 108 से ज्यादा किया है तो उसका जो हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा, यहाँ पर 12 आवर्स हो जाएगा उसका। तो ये कैलकुलेशन बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीपीएस सीधा 27,900 आप लगा सकते हो यहाँ पर। और मैंने जैसे बताया था 96 आवर्स के लिए मैंने रेडनी रेगनर बताया था, यहाँ पर 96 का हमारा ये रहा, और 1.5 का बताया था 0.0073। तो या तो आप डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन यहाँ कीजिए, बेसिक यहाँ लिखिए 27,900 प्लस 1.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 96, आपके रोस्टर आवर्स 96 है, 96 कीजिए, या सिंपल जो रहेगा वो रहेगा 27,900 को मल्टीप्लाई कर दिए 0073 से। ये रेट आपका रेडी रेकनर से यहाँ आया हुआ है, सीधा आपको यहाँ से निकला हुआ है 96 का 1.5 का रेट लगाएंगे, और अगर डबल रेट के लिए आपका 0097 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है। या पूरी कैलकुलेशन मैंने बता दी, ये करेंगे तो आपका ये आपका रेट निकलेगा 1.5 टाइम का रेट निकलेगा, ये आ गया 203.43। थोड़ा सा कुछ पैसे में डिफरेंस आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब हम करते हैं तो 0.00 कई डेसिमल के आगे 5 या 10 फिगर लेता है, यहाँ पे आपका सिर्फ 4 ही फिगर लिया है, तो कुछ पैसे का अमाउंट में डिफरेंस आएगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, क्योंकि 0.73 के आगे भी जाएगा ये, यहाँ चूंकि 73 को रोक दिया इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में कुछ पैसे में डिफरेंस दिखेगा आपको यहाँ पे इसमें। तो ये आपका एक घंटे जो रेट 1 घंटे का रेट आया 1.5 टाइम, ये आया है 203.43। चूंकि 12 घंटे है इसके अंदर तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 2441.16। अब 108 के बाद 28 और 108 यानी आपके जो हो जाएंगे 20 घंटे आपके और बचते हैं अभी। 20 घंटे के लिए अपन यहाँ आपका शायद 2 टाइम्स आना चाहिए, 1.5 गलत कर दिया है, यहाँ 2 बराबर लिखा है, यहाँ आपका 2 आना चाहिए था, तो फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया, चेंज करना रह गया मेरा शायद यहाँ पे। तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए प्लस टीपी इंटू 2 इंटू एवरेजिंग पीरियड, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन सही लगाया यहाँ पे, तो
2 इंटू 14 सेम, यहाँ पे 14 ही रहेगा, सारा चीजें सेम रहेगा, या बस 1.5 का यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अमाउंट चेंज होएगा, 27,900 इंटू 0.0097 या 270.63 आएगा। यहाँ अमाउंट मैंने बताया कुछ पैसे का डिफरेंस आएगा आपका इसमें 270.68 आता है। इसको हम 20 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका 12 घंटे और 20 घंटे टोटल 32 आवर्स का आपका ओटी था। तो 32 आवर्स को पहले 1.5 टाइम आएगा, वो अप टू स्टेट्यूटरी लिमिट, अप टू स्टेट्यूटरी मतलब 108 है, तो 108 माइनस 96 से आपका हमेशा 12 घंटे ही आएगा, हमेशा ये फिक्स है। और अगर उसका 72 है तो फिर आपका 102 घंटा अगर है तो फिर 6 घंटे के लिए आएगा, दो आएंगे आपके। अगर 72 वाला एम्प्लॉय है तो उसका फर्स्ट 6 आवर्स का 1.5 रेट आएगा, और अगर 96 वाला है तो फर्स्ट 12 आवर्स का उसका 1.5 टाइम रेट आएगा, और रिमेनिंग जो भी उसमें काम किया होगा वो आपका डबल रेट आएगा। इसका ये कैलकुलेशन आप ऐसा कर सकते हो। तो ये आपने भी टोटल जोड़ लिया आपके, ये अमाउंट 244.1.16 एंड 25413.6 को टोटल कर लिया, तो टोटल अमाउंट इनका ओवर टाइम का हो गया है 7866.16। सेकेंड एग्जांपल लिया है इन्होंने ईआई का। ये 7 दिन का रहेगा, इसमें एवरेजिंग पीरियड 7 डे 1 वीक लिखा हुआ है। आवर्स यहाँ पे विदाउट पीएनसी जो है 60 आवर्स है, और यहाँ स्टेट्यूट लिमिट सबकी फिक्स होती है 75। यहाँ 27,900 फिक्स है यहाँ पे। इसने जो काम किया, जैसे हमने बताया वीक हमारा संडे टू सैटरडे होता है, ईआई क्लासिफिकेशन डेट यहाँ आ गई। यहाँ रेस्ट के दिन इसने काम किया है, 12 आवर्स काम करना पड़ा उसको, और यहाँ पे भी रेस्ट के दिन काम करना पड़ा इसको। तो यहाँ 60 आवर्स के सामने इसको 84 आवर्स काम करना पड़ा। तो मैं बता दूं यहाँ पे वही स्टेट्यूट लिमिट 75 के ऊपर डबल हो, तो आप 75 माइनस 60 करेंगे, यानी 15 घंटे का आपका 1.5 रेट लगेगा, और 75 से ऊपर जितना भी ये 9 आवर्स का रहेगा वो आपका डबल रेट लगेगा। तो यहाँ टोटल 24 आवर्स रहेगा। इसका हम कैलकुलेशन वही मैंने बताया था आपका, यहाँ 75 माइनस 60, 15 आवर्स जो है अप टू स्टेट्यूट लिमिट जो है ये आपका स्टेट्यूटरी आ गया। स्टेट्यूटरी से माइनस करेंगे 60 को, जो आपका रोस्टर आवर्स है, अगर 60 की 63 है तो 63, 72 या 75 जो भी होगा वो यहाँ माइनस पीछे आएगा, स्टेट्यूटरी आवर्स आगे आएगा। तो जो भी आवर्स देखेगा उसका 1.5 रेट लगेगा, 15 आवर्स का 1.5 रेट, यहाँ पे सब सेम फॉर्मूला है आपका। 1.5 इंटू एवरेजिंग पीरियड, आपको यहाँ 7 डे आ जाएगा, पहले सी में आपका 14 आएगा यहाँ पे। यहाँ ईआई है इसलिए 7 दिन आ जाएगा, चाहे सिंगल रेट हो चाहे डबल रेट हो। रोस्टर आवर्स यहाँ पे 60 है, जिनके 60 होंगे उनके 60 होंगे, जिसके 63 होगा 63, 72, 70 जिसका भी रोस्टर आवर्स वो यहाँ आ जाएगा आपका। और उसको कैलकुलेशन किया तो यहाँ 162.75, ये 1 घंटे का रेट हुआ 1.5 टाइम्स, और आपको आपके टोटल 15 आवर्स है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो टोटल आपका ये आउट हो गया। अब इन्होंने चूंकि 84 आवर्स किया था काम इन्होंने, तो 65 के बाद 84 माइनस 75 करेंगे यहाँ पर, 84 माइनस 75 तो 9 आवर्स आया। एवरेजिंग पीरियड 7 दिन, रोस्ट आवर 60, इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया। यहाँ फॉर्मूले में शायद मुझे लगता है यहाँ फिर गलती सी हुई, यहाँ वापस 1.5 की जगह 2 आना चाहिए यहाँ पर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं इसको ठीक करके अपलोड करूंगा आपको, पीडीएफ जो अपलोड करूंगा इसका। तो यहाँ 2 आ जाएगा इसको, तो यहाँ 2 से क्या मल्टीप्लाई, तो यह 3 इंटू 60, यहाँ रोस्टर आवर से यहाँ ये एवरेजिंग पीरियड आपको 7 दिन का है, कैलकुलेशन किया तो आपको 1 घंटे का 217 आया, 217 रुपये आएगा। इसको 9 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतना आ गया 1953। इसको इसको हम जब टोटल करेंगे तो ये टोटल आ गया। तो ये आपका तरीका है कैलकुलेशन करने का। 1.5 टाइम निकालना है तो 1.5 करना है, डबल निकालने के लिए बस डबल करना है इसको, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, पूरा कैलकुलेशन आपका है। या फिर डायरेक्ट मैंने जैसे आपको बताया इस तरह भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस रेडी रेकनर से आप डायरेक्ट, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो आपका जो भी रोस्टर आवर्स है 60 है तो 60.005 रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और डबल रेट निकालना है तो 0.078 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका डबल रेट आ जाएगा। ये आपका हो गया 84। अब जो तीसरा आपका आ रहा है वो मिक्स रोस्टर हम करेंगे यहाँ पर। यदि रेल सेवक द्वारा 5 दिवस सी रोस्टर, यानी जो मिक्स रोस्टर है, कोई कर्मचारी है वो 5 डेज सी में काम किया, उसके बाद ईआई में उसको भेज दिया गया, वहां ईआई में 9 डेज किया, 14 डेज हो गया। देखिए 5 प्लस 9 14 डेज हो गया। तो एवरेजिंग पीरियड चूंकि ईआई के लिए 7 दिन रहेगा और सी के लिए जो है आपका 14 डेज रहेगा, और रोस्टर आवर्स जो है ईआई वाले में 60 थे और सी में 90 आवर्स थे। स्टेट्यूट लिमिट फिक्स है, ईआई के लिए 75 और सी के लिए 102 घंटे। ये आपका बेसिक प्लस डीए टीपीए कॉमन रखा 27,900।
26,900। अब ये उसका टाइमिंग है, उसने 5 दिन काम किया, 7 से लेके 11 तक उसने सी में काम किया है। ये आपने रेस्ट के दिन रेस्ट लिया है, यहाँ 8 घंटे। 10 तारीख और 11 सितंबर को उसने 12 घंटे काम किए, 4 घंटे एक्स्ट्रा दिखाया यहाँ पर। उसके बाद ईआई में वो आ गया है, ईआई में वो रेस्ट के दिन यहाँ उसने काम किया है 12 घंटे, और यहाँ उसको डबल रेस्ट था, उसको एक रेस्ट में उसने 12 घंटे काम किए हैं, तो 2 दिन इसने 12-12 घंटे काम किया। टोटल इसका हो गया 32 आवर्स रेस्ट हुआ। 32 आवर्स का इसका ओवर टाइम हो गया है 104 घंटे। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, हम सबसे पहले सी के लिए करेंगे, यहाँ पे 5 दिन का हम कैलकुलेशन करेंगे। इसने 5 दिन काम किया है, 5 दिन में इसका हम निकालेंगे यहाँ पर 32 आवर्स इसने काम किया, यहाँ लिखा हुआ मैंने, सॉरी, ये आपके यहाँ 12 घंटे, ये करना इसको 8-8 घंटे था, यहाँ इसने काम किया 12 × 12, 12 + 12 = 24 प्लस ये आपके हो जाएंगे 16, यानी टोटल 40 आवर्स उसने काम किया है यहाँ पे 5 दिन के अंदर। सिर्फ सी की बात कर रहा हूँ, ईआई को भी हमने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सी के। यहाँ सी और ईआई है तो आपको प्रोपोर्शनल अलग अलग क्लेम करना पड़ेगा, एक साथ फॉर्मूले में नहीं डाल पाएंगे। तो सी के लिए आपको देखना पड़ेगा उसने कितने दिन काम किया और कितने घंटे काम किया और कितने घंटे काम करना था उसको। तो यहाँ पे आपका हो गया 12 + 12 24 और ये 16, टोटल 40 आवर्स है यहाँ पे क्लेम किया था। तो ये सी में उसने 5 डे काम किया, 4 वर्किंग प्लस रेस्ट। और रोस्टर के हिसाब से कितने घंटे काम करना था, जो सी में काम करना पड़ता है नॉर्मली 96 करना पड़ता है, लेकिन उसने 5 दिन काम किया है, तो मैंने आपको बताया था रेडी रेकनेस आपको निकालना पड़ेगा। 96 वाले को 5 दिन काम किया, ये 5 दिन है आपसे, तो ये यहां से हम लेके आएंगे 34.17, ये इजी रहेगा करने के। 34.17 उसको काम करना था, 30.17, और उसने काम किया है 40 घंटा। तो अतिरिक्त घंटे जो हो जाएंगे 34.40 माइनस ये आ जाएगा आपका वास्तव में की गई ड्यूटी। 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसके, ये रफ एनालाइज किया हुआ। यहाँ हम समझते हैं इसको 34.7 करना था उसको, 40 माइनस 34.17, तो टोटल आवर्स होते हैं 5 घंटे 43 मिनट। इसको राउंड ऑफ करके 6 घंटे कर लिया आप, ठीक है। अब हम रेट लगाएंगे, यहाँ पे डबल करना है, यहाँ सिंगल रेट आएगा, 2 टाइम्स के लिए निकालेंगे हम इसका डबल के लिए। तो इसका स्टेटरी अभी हमने यहाँ पे रोस्टर आवर्स निकाले हैं 30.17, और स्टेटरी लिमिट निकालना पड़ेगा कितना आता है। स्टेटरी लिमिट के लिए भी वापस वहीं चलेंगे हम रेडी रेकनर में। 5 दिन का देखिए यहाँ पे 34 आ रहा था, तो स्टेटरी लिमिट 108 की इसकी है 38.37, यानी इससे ऊपर जब काम करेगा तो उसको डबल रेट मिलेगा। 5 दिन का निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप 40 माइनस 38.34, तो 1 आवर एंड 26 है, तो 26 लेस देन 30 मिनट्स है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो 1 आवर, तो 1 आवर के लिए इसका डबल रेट लगेगा। और बाकी जो आवर्स यानी 6 घंटे इसने काम किए हैं, तो लगभग तो 6 घंटे में से 1 घंटा इसका डबल हो जाएगा, बाकी 5 घंटे का जो होगा 1.5 रहेगा। और फॉर्मूला वही है सेम, बेसिक प्लस डी इंटू 1.5 इंटू एवरेजिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 30 इंटू रोस्टर आवर्स, ये सब कैलकुलेशन लगाया, तो पर आवर्स का इसका 203.43 आया है। उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 5 इंटू 203.43, अमाउंट आया 1017.15। तो 1 घंटे का इन्होंने रेट निकाला है, इसका ही पूरा कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ पे। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से 1 घंटे का रेट है 271.25, 271 रुपीज 25 पैसा। इसको एक मल्टीप्लाई किया, ये आएगा। दिन टोटल दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, उसके हिसाब से अमाउंट आ जाएगा आपको पूरा का पूरा। तो ये आपका सी का हुआ, सिर्फ 5 दिन का आपका सी का हुआ। अब हम 9 दिन जो हमने काम किया, ये 5 दिन का आपका जो ये निकाला है वो हमारा 5 दिन में जो हमने काम किया उसमें 1 घंटे का डबल रेट मिलेगा, और बाकी 5 घंटे का टोटल 6 घंटे के आसपास किया था काम एक्सेस, उसमें 1 आवर का आपका डबल रेट लगेगा, और रिमेनिंग 5 आवर्स का इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन। यहाँ में टोटल नहीं किया हुआ है। अब ईआई में चलेंगे, यहाँ पर जो 9 दिन हमने काम किया था, यहाँ से 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक, उसमें जो काम हमने किया एक्स्ट्रा आवर किए हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हमने 12 घंटे काम किया है ना, 96 आवर्स हो जाते हैं इनको काम किया, 96 आवर्स काम किया टोटल। 2 दिन 12 घंटे हिसाब से 24 घंटे होता है, लेकिन हम यहाँ चेक करेंगे कितने दिन काम करना था उसको। अब यहाँ 9 दिन काम किया ईआई में, तो 9 दिन के हिसाब से हमको पहले हमको रोस्टर आवर्स निकालना है।
तो रोस्टर आवर्स के लिए वापस इधर ही जाएंगे आप, इधर 60 आवर्स में देखिए 7 दिन का 60 आवर्स होता है, 9 दिन मतलब 2 दिन और जुड़ेंगे। यहाँ पे 9 दिन का निकाला नहीं है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा, 2 दिन का हमको जोड़ लेंगे। यहाँ पे 60 में या 2 दिन का प्लस करेंगे, तो ये एक दिन 2 दिन का ये हो गया 17 घंटे 9 मिनट, यानी 17 को इसमें जोड़ लेंगे, 60 प्लस 17 यानी 77.09 ऐसा आएगा आपका। तो यहाँ देखिए 77.09, 9 दिन का, 60 दिन का 7 डेज का 60 था, प्लस 2 दिन का और 17 घंटे 9 मिनट जोड़ दिया, 60 प्लस 17 हो गया 77.9, ये करना था, किया उसने 96 आवर्स से। ठीक है, तो कैलकुलेशन लगा दिया इनमें। अब स्टैट्यूटरी आवर्स निकालेंगे, इसके अंदर इसका स्टैट्यूटरी आवर्स भी निकलेगा, सेम वही रहेगा आपको निकालने का। ये 60 का हमने 2 दिन जोड़ा यहाँ पे, तो स्टैट्यूटरी का भी 2 दिन जोड़ना पड़ेगा, 75 प्लस 2 दिन, तो 75 में 2 दिन जुड़ेगा 21 घंटे 26 मिनट्स। यहाँ देखिए 2 दिन 9 दिन का, तो 75 प्लस 21 हो जाएगा आपका 96.26। देखिए यहाँ 96.26 आया, तो इसने चूंकि 96 घंटे ही काम किया है, 96.26 जो है स्टैट्यूटरी से कम आ रहा है, तो यहाँ इसको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और सारा का सारा जो है 1.5 डेटा रेट ही लगेगा, 1.5 आवर्स जो लगेगा। तो 96 माइनस इसको, इसने 96 आवर्स काम किए हैं और काम करना था उसको, रोस्टर आवर्स उसके थे 9 दिन के हिसाब से 77.9, ये माइनस 77.9 किया है, तो इसका हुआ 18 आवर्स 51 मिनट्स, जिसको राउंड ऑफ कर दिया है 19 आवर्स, यानी 19 घंटे का इसको 1.5 टाइम्स ही मिलेगा इसका। यहाँ निकाल दिया है 19, 1 घंटे का रेट निकाल दिया, जो फॉर्मूला था हमारा उसके हिसाब से 1 घंटे का रेट है 203.43। ये आप पहले भी देख सकते हैं 60 आवर्स का 1 घंटे का रेट, देखिए यहाँ पे 203.43 है, वही रेट आएगा बार बार 96 वाले के लिए। तो 203.43 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 घंटे का है, तो इससे मल्टीप्लाई आएगा 3865.17। और यहाँ चूंकि 0 आवर्स था, इसको कोई भी नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टैट्यूटरी आवर्स के ऊपर काम किया ही नहीं। तो आपको ये रेडी देखने की जरूरत पड़ेगी आपको, कि आप अगर मिक्स रोस्टर में काम करते हैं, कुछ दिन सी और कुछ दिन एआई में, 4 दिन 5 दिन, तो वहां आपको रोस्टर आवर्स और स्टैट्यूटरी लिमिट के लिए यहाँ पे आपको इसकी शीट की मैनुअली करना में थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ रेडी देखने से आप इजीली कर सकते हैं कि आपको रोस्टर आवर्स कितने हैं 5 दिन 10 दिन के, और स्टैट्यूटरी कितने हैं, इसके हिसाब से आपको निकाल सकते हैं। तो ये आपका मिक्स रोस्टर आ गया। उपरोक्त फॉर्मूले के अनुसार सी वर्गीकरण और ये वर्गीकरण में अलग अलग ओवर टाइम के मुताबिक राशि की गणना के बाद दोनों राशियों को टोटल किया जाएगा। ये अमाउंट आपको यहाँ तो सिंगल ही है, सिंगल ही करना हो, लेकिन ईआई में आपको ये दोनों जोड़ लेना, तो ये दिस प्लस दिस तीनों को जोड़ लेना है आपको, ये आएगा। अभी कुछ सुना है कि आईपास मॉड्यूल में दोनों को टोटल का नहीं आ रहा, वो एक इश्यू है, उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो नॉर्मली पहले मैनुअल कर देते तो टोटल लगा के क्लेम होता था, आईपास में थोड़ा इश्यू है, तो अभी इसमें टोटल अमाउंट ही डालने की बात की गई है, इसको हम बाद में देखेंगे क्या होता है इसमें। फिलहाल शायद सुना है आईपास में इस तरह का मिक्स रोस्टर का कैलकुलेशन करने का प्रोविजन नहीं है। एक और बात मुझे बताना था कि अभी कैलकुलेशन, कई लोग अभी भी कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है फॉर्मूला, तो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी अभी है, कि अभी शायद आईपास में आपको कैलकुलेशन ऑटोमेटिक उसमें है, और सिर्फ आपको आवर्स ही डालना है कि आपको कितने आवर्स सिंगल है डालने हैं, कितना आवर्स डबल है। तो आवर्स सिंगल आवर्स निकालने के लिए आपको सिंबल है कि जो स्टैट्यूटरी आवर्स है उससे माइनस कर देंगे, पहला सिंगल रेट निकलेगा, उसके बाद आपको सीधा डबल रेट मिल जाएगा। चौथा एग्जाम्पल आता है कि कई लोग छुट्टी जाते हैं बीच में, तो छुट्टी के अंदर कैसे क्लेम करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं। एग्जाम्पल 4 हमारा है, सेम वही 14 डेज सी में काम करने वाला बंदा है और उसके रोस्टर आवर्स 96 है और स्टैट्यूटरी 108 है। ये कर्मचारी है जिसने रेस्ट लेके एलएपी लेके गया हुआ है, उसके बाद आके आया तो शॉर्टेज थी, उसने 12 घंटे काम किया है उसने। और एक और बता दूं, अगर रेस्ट में जाता है और शेड्यूल रेस्ट के दिन एलएपी लग रहा है, तो उसका हम क्रेडिट नहीं देते हैं। ये प्रोविजन बताया हुआ है कि नो सेपरेट क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द डेज ऑफ रेस्ट। इस तरह की एक बात एचओआर रूल में लिखी हुई है कि आपको रेस्ट के दिन का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये आपका एलएपी है, तो यहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन ऑथराइज एब्सेंस होनी चाहिए। ऑथराइज एब्सेंस का मतलब कोई ट्रेनिंग पे गया है, एलएपी है, एचएलएपी, कोई भी किसी प्रकार की लीव है, अगर ऑथराइज एब्सेंट है, सैंक्शन है वो, इंक्लूडिंग एलडब्ल्यूबी भी अगर सैंक्शन है, तो भी वो उसको मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है।
लीव विदाउट पे है वो, लेकिन सैंक्शन होना चाहिए। अगर अनसैंक्शन है तो नहीं मिलेगा उसको। तो अगर सैंक्शन लीव पर है, ऑथराइज एब्सेंस है, तो उसको 96 का, मैंने बताया था आपको, ये 96 आवर्स का रेडी रेकनर से आपको देखिए 96 का वन डे का 6.51 होता है। इसके हिसाब से डेली आप यहाँ लगा सकते हैं, 6.51 लगा सकते हैं आपको सीधा। और यहाँ चूंकि रेस्ट था, जीरो लगाया और बाकी इसने 12 घंटे काम किए, तो टोटल इसके यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं तो 113.06 होते हैं। तो यहाँ पर 96 से के बाद करना था रोस्टर आवर्स, और उसने किया 113 घंटे 6 मिनट। तो वही आपका रेट आएगा। फर्स्ट रेट जो आएगा 1.5 अप टू 108 है ना। 108 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 12 घंटे का आपका, मैंने सिंपल कर दिया, सिंगल रेट 108 माइनस 96, 12 आवर्स इंटू ये फॉर्मूला लगा दिया 203.43 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, तो ये अमाउंट सीधा सीधा आ जाएगा। अमाउंट ये आपका बेसिक पे आपका था ही पे, और डबल रेट आपका लेगा 1036 को छोड़ दिया है, लेस देन 30 मिनट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो 103 माइनस 108, ये 5 घंटे का रेट आ जाएगा। और ये रेट जो हमने पहले भी निकाले थे, रेट ऐसे रेट आया और कैलकुलेशन में बता चुका हूं पहले, सेम उस फॉर्मूले से। इसका जो डबल रेट है वो 270.68 है। 5 घंटे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1353.40। ये आपका टोटल कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो जो लोग छुट्टी पर जाते हैं वो इस तरह क्लेम कर सकते हैं, वो टाइम निकाल सकते हैं, एवरेजिंग को मिलेगा, पर डे का क्रेडिट मिल जाएगा उसको। अब तीसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 नंबर का। ये होता है कि आपने यहाँ पुराने जो एग्जाम्पल नंबर 4 था, यहाँ पर आपने एलएपी यहाँ स्टार्टिंग में लिया है। अब आपने उल्टा हो गया, मान लीजिए ओटी पहले किया फिर आप एलएपी ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये अगला सेम, ऊपर की कंडीशन सेम है, चेंज नहीं किया मैंने। और ये आपका आएगा, कर्मचारी ने 14 दिन काम किया सी में, और यहाँ उसने रेस्ट लेके 12 घंटे काम किया डेली, 8 घंटे की जगह 12 आवर्स काम किया है डेली, एडिशनल 4 घंटे काम किया है। फिर वो रेस्ट लेके यहाँ वो 14 तारीख से एम्प्लॉय ने एलएपी डिमांड किया है कि मुझे 4 दिन 5 दिन 10 दिन एलएपी चाहिए। तो ये नहीं कि आपने यहाँ रेस्ट लगा के सीधी यहाँ एलएपी नहीं लगाना है। ये सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि इट इज हिज ड्यूटी टू कर्व ओवर टाइम, और स्टाफ होम जो उसके अंडर में काम करते हैं उसके लिए ओटी कर्टेल करने का, कर्व करने का ये सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है। तो कैसे कर्टेल किया जाता है उसके लिए ये है कि अगर उसने एलएपी भले से 15 तारीख से डाली है उसने, तो उसको पहले यहाँ पे सी ऑफ देना है टोटल, या 24 आवर्स की बनती है, तो पहले 3 दिन उसके सी ऑफ जाएंगे, तो यहाँ 8 घंटे माइनस 8 घंटे हो जाएंगे, फिर इसकी एलएपी लगेगी। तो ये अगर शुरू में अगर छुट्टी पे गया है यहाँ पर तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। एक और इश्यू आता है कि कई बार बोलते हैं कि सर ये 12 घंटे काम किया है तो हम नेक्स्ट 20 तारीख के बाद का जो वीक है वहां हम सी ऑफ दे दें। तो ऐसा नहीं है, जो आपको ओवर टाइम किया है उसके फंडामेंटल रूल है कि सी ऑफ आपको उसी एवरेजिंग पीरियड में देना। अगर आपका एवरेजिंग पीरियड जो है 7 से लेके 20 है तो इसके बीच में ही देना है। कभी भी ओटी लास्ट में बनता है तब सी ऑफ दे नहीं पाएंगे, लेकिन पहले बनता है तब सी ऑफ उस वीक में दे सकते हैं। रेस्ट आपका सस्पेंड हुआ, किसी वजह से आप रेस्ट नहीं दे पाए, तो वो आपको 1 महीने के अंदर आप बाद में ले सकते हैं, कभी ले सकते हैं। लेकिन ओटी आपका बना है बाद में, तो फिर वो सीओ आपको उसी एवरेजिंग पीरियड देना है। ईआई के लिए एवरेजिंग पूरा 1 वीक होगा, संडे टू सैटरडे होगा, और सी के लिए वीकली जो आपके डिवीजन हो उससे वीक लिस्ट निकली उसके आधार पर होगा। तो यहाँ पे चूंकि वीक लिस्ट आपकी यहाँ 7 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर इन्होंने पहला ओवर टाइम की, तो यहाँ आप छुट्टी गया आपको तो यहाँ सी ऑफ मिल गया है। वो छुट्टी नहीं भी गया बंदा, अगर आपके पास एलआर अवेलेबल है और किसी को चीफ सी ऑफ दे सकते हैं, तो आपको एलआर बुला के सी ऑफ देना है अगर आपको पोजीशन परमिट करता है। अगर नहीं करता है तो फिर आपका जो है ओटी उस बंदे का बन जाएगा। एक इश्यू और इसमें आएगा क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी कर्मचारी का 14 तारीख को उसको रेस्ट था उसका, यहाँ की हम बात करते हैं, इसमें शायद कंफ्यूज जाएंगे। ये आपका है, मान लीजिए कि यहाँ 12 घंटे आपने किए हैं, यहाँ रेस्ट जो है आपका सस्पेंड हुआ है, यहाँ आपने 12 घंटे काम किए हैं, उसके बाद ओवर टाइम यहाँ इसको इसने कंटिन्यू यहाँ पे भी 12 घंटे काम किया है, इस दिन 14 तारीख को भी यहाँ 12 घंटे काम किया है, उसके बाद सी ऑफ देने का मौका ही नहीं मिला है, तो क्या ओटी और सीआर दोनों मिलेगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो हाँ, अगर इसको आपने रेस्ट इसी वीक में सी ऑफ नहीं दे पाए, सीआर नहीं दे पाए,
एक तो बता दूं, ओटी को कर्टेल करने के लिए जो दिया जाता है उसको बोलते हैं कंपनसेटरी ऑफ, सीओ बोलते हैं। और रेस्ट के वाइस में, रेस्ट जो सस्पेंड होता है, रेस्ट नहीं दिया जाता है, उसके वाइस में जो कंपनसेटरी जो दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंपनसेटरी रेस्ट। दोनों अंतर है। ओटी को कर्टेल करना है तो सी ऑफ दिया जाएगा, और रेस्ट के वाइस में रेस्ट नहीं दे पाए, रेस्ट सस्पेंड हुआ आपका, तो सीआर दिया जाएगा। तो अगर किसी वजह से यहाँ पे इसको रेस्ट नहीं दिया या 12 घंटे काम किया और ये आपका एवरेजिंग पीरियड यहाँ खत्म कर दिया है, तो ओटी भी मिलेगा और सीआर भी मिलेगा अगले वीक में, दोनों चीजें मिलेगी। कईयों को ये भी डाउट होता है कि सीआर ओटी क्या दोनों मिलेगा। तो एज फार एज पॉसिबल है आपको यहीं सी ऑफ देना है, यहीं सीआर देना है। अगर आपके पास एम्प्लॉई एलआर या जो भी किसी वजह से पोजीशन नॉर्मल हो गई है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में या इसके बाद कभी भी सीआर दे देने का आपको, ताकि इसका रेस्ट सस्पेंड भी हो जाए, साथ में जो रेस्ट सस्पेंड हुआ उसका रेस्ट का भी हम कंपनसेटरी हो देते हैं, साथ में 12 घंटे ओटी भी मिल जाए। तो डबल आप चीज करते हैं, उसका सीआर भी दे दिया आपने और रेस्ट भी, उसका ओटी भी कटेल हो गया 12 घंटे का। लेकिन किसी वजह से पोजीशन नहीं बनती है तो फिर उसका ओटी भी बनेगा और सीआर भी मिलेगा उस कर्मचारी को। ये हमारा मैंने बताया यहाँ पे कि कोई कर्मचारी छुट्टी पे जा रहा है तो पहले आपको सी ऑफ देना है। वो क्लेम करे नहीं करे, हर सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वो सी ऑफ दे पहले, उसके बाद यहाँ पे एलएपी। अब इसका हम ओटी का हम कैलकुलेशन करेंगे, 12-12 घंटे या 4-4 घंटे हैं, यहाँ -8 हो गया, फिर यहाँ एलएपी जा रही थी ये 6.5, इसके हिसाब से 96 आवर्स का रोस्टर आवर्स है, यहाँ टोटल 92 ही हो रहा है, तो यहाँ ओटी नहीं बनेगा, नॉट एलिजिबल फॉर ओवर टाइम अलाउंस। इस पीरियड में उसने हालांकि यहाँ 12-12 घंटे काम किया है, लेकिन सुपरवाइजर ने इसको सी ऑफ दे के ओटी कटल कर दिया है और अब उसको ओटी नहीं मिलेगा। ये अलग अलग तरह से कैलकुलेशन। अब कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, मैंने बताया, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हु आर एलिजिबल फॉर ओटी, ये क्वेश्चन आता है किसको ओटी मिलता है किसको नहीं मिलता है। तो जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं जो सुपरवाइजर या गजेटेड ऑफिसर है तो नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी रेलवे कर्मचारी इंटेंसिव सी और ईआई क्लासिफिकेशन काम कर रहे हैं सब ओटी के हकदार है, लेकिन उसके लिए ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए। कई जगह में देखा है, स्पेशली सिग्नल एसएनटी डिपार्टमेंट या सर्टेन डिपार्टमेंट रोस्टर नहीं दिए जाते हैं। ड्यूटी जो उनका कैडर है उस तरह से बन ही नहीं पाता है कि रोस्टर दिया जाए। तो इसलिए कई बार उनको ओटी देना दिक्कत आती है, क्योंकि उनका रोस्टर नहीं होता है। जिनके रोस्टर नहीं है फिर वहां उनको ओटी देना मुश्किल है। तो ओटी देने के लिए सबसे पहली कंडीशन है उनका रोस्टर होना चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बाकी जितने भी लोग क्लासिफिकेशन ईआईसी इंटेंसिव में काम कर रहे हैं, ऑल एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर ओवर टाइम अलाउंस। अब एक आता है कि कई लोग पूछते हैं कि कोई कर्मचारी है वो अपने हेडक्वार्टर से बाहर किसी स्टेशन जो 8 किलोमीटर से दूर काम कर रहा है, वहां पे किसी वजह से उसको भेजा गया है, वहां उसका ओटी हो गया है, तो क्या उसको ओटी मिलेगा और टीए दोनों मिलेगा? तो हाँ, टीए ओटी नाइट ड्यूटी भी कर रहा है, अगर नाइट में काम किया है तो नाइट ड्यूटी भी मिलेगा उसको, टीए भी मिलेगा और ओटी भी मिलेगा, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर सीआर रेस्ट सस्पेंड हुआ है तो साथ में सीआर भी मिलेगा उसको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी ये था, ओटीसी आता है, कोई कर्मचारी आउट बियॉन्ड 8 किलोमीटर गया है अगर, और वहां उसका रेस्ट भी सस्पेंड हो गया, नाइट भी काम किया है, तो रेस्ट सीआर ओटी टीएस सब उसको मिलेगा, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। वेदर सी ऑफ इज टू बी गिवन इन द सेम एवरेजिंग पीरियड, एक और प्रैक्टिस कुछ चल रही आ रही है, कई बार मैंने देखा है कई डिपार्टमेंट में, नाम नहीं दूंगा, कि एवरेजिंग पीरियड में सी ऑफ नहीं देते हैं, बाद में कभी भी देते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद देते हैं ओटी कर्टेल करने के लिए। ये एक्चुअल में अंडर एचओए रूल के हिसाब से गलत है, लेकिन कई जगह प्रैक्टिस चल रही है, वो दिए देते हैं कि साफ मना करते हैं हम ओटी नहीं देंगे, क्योंकि ओटी के ऊपर कहीं से भी रेलवे बोर्ड से जो हम पोजीशन मांगी जाती है कितना ओटी है, और हर हायर अथॉरिटी से ओटी कर्टेल करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके हिसाब से कई जगह लेट भी देते हैं सी ऑफ की, चलो आप ओटी नहीं दे पा रहे हम सी ऑफ दे रहे हैं, लेकिन एचओआर के रूल से वो गलत है। एचओआर के हिसाब से प्रोविजन यही है कि आपको सेम एवरेजिंग पीरियड में ही सी ऑफ देना है, उसके बाद अगर नहीं दिया तो आप ओटी के लिए एंटाइटल हो जाते हैं, ये एक रूल है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर टू कर्ब द टाइम स्पेशली इन केस एम्प्लॉई इज गोइंग ऑन लीव। हर सुपरवाइजर जिसके अंडर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनका ओटी बन रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है। एम्प्लॉय की भी ये राइट नहीं है आपको कि ओटी मिलेगा आपको। ओवर टाइम आपने काम किया है तो ओवर टाइम तभी मिलेगा जब आपके पूरा एवरेजिंग पीरियड जो आपका है 1 वीक या 2 वीक, उसमें आपने एक्सेस काम किया है। सुपरवाइजर आपको ओटी के बदले में अगर सी ऑफ देता है सेम एवरेजिंग पीरियड में तो आपको लेना पड़ेगा, आपका राइट नहीं। आपने एक बार ओटी कर लिया है तो नहीं हम तो ओटी करें, ऐसा नहीं है। अगर पोजीशन बनती है, स्टाफ अवेलेबल है, तो फिर सी ऑफ लेना ही लेना है सेम रिविजिंग पीरियड में, एम्प्लॉइज को मना नहीं करता। और सिमिलरली सुपरवाइजर की भी ड्यूटी बनती है कि वो ओटी कर्टेल करने के लिए हर संभव प्रयास करे।
क्वार्टर कंडीशन इज एप्लीकेबल एज पर हेडक्वार्टर पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय। एक इशू आता है ईआई में जो काम करते हैं कर्मचारी, तो मान लीजिए कोई कर्मचारी का क्वार्टर है तो उसको 75 आवर्स काम करना है अगर वो स्टेशन मास्टर है, रोड साइड में काम कर रहा है, और अगर पॉइंट्समैन वगैरह है तो वो उसको 63 60 जो भी काम करना है। क्वार्टर है तो ऑब्वियसली पॉइंट्समैन को 72 करना है, और क्वार्टर नहीं है तो उसको 60 आवर्स करना है। और वो कहीं भी जाता है, कई बार हम उसको 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भेजते हैं, फिर एम्प्लॉय देखते हैं कि मेरा क्वार्टर तो यहाँ तो नजदीक में है ही नहीं, आधा किलोमीटर, तो जनरली क्वार्टर कंडीशन हेडक्वार्टर जहाँ उसकी पोस्टिंग है वहां से हम काउंट करते हैं। हेडक्वार्टर हम काउंट उसको क्वार्टर दिया है तो कहीं भी जाए वो 72 ही काम करेगा, 72 75 जो भी है। अगर क्वार्टर नहीं है हेडक्वार्टर में तो फिर वो 60 आवर्स ही करेगा। इसी प्रकार जो रोड साइड अदर देन रोड साइड में काम करते हैं, जैसे कोई अहमदाबाद में बड़े स्टेशन में काम कर रहा है, उस पर अगर 60 आवर्स का रूल लागू हो रहा है तो कहीं भी जाएगा वो 60 आवर्स ही इसको करने हैं। ये कुछ इश्यू है। एक और इश्यू इसमें आता है कि कई बार एक मुझे बताना था इसके अंदर, जनरली सी इंटेंसिव में जो काम करते हैं उसका मैंने बताया एवरेजिंग पीरियड होता है 7 दिन होता है, सी के लिए 14 डेज होता है इंटेंसिव के लिए, और ईआई के लिए 7 डे होता है। लेकिन कुछ हमारे डेली एवरेजिंग वाले भी होते हैं, लोग होते हैं यानी जिनका एवरेजिंग पीरियड 1 दिन होता है। उसमें ये थोड़ा सा आपको कॉपी से दिखेगा नहीं, ये राजकोट डिवीजन का लेटर है, सॉरी चर्चगेट का लेटर है वेस्टर्न रेलवे का, जिसमें गैंग स्टाफ जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आपके होते हैं, आज का ट्रैक मेंटेनर 1 2 3 4 होते हैं, इनके लिए डेली एवरेजिंग होता है, प्लस आर्टिजन स्टाफ और खलासी जो होते हैं पीडब्ल्यू के अंदर में, इन सब का डेली एवरेजिंग होता है, 1 दिन का होता है, डेली एवरेजिंग पीरियड का होता है। और इसी प्रकार वर्क स्टाफ जो होते हैं, वर्क पीवे वर्क जो होता है, वर्क डिपार्टमेंट आईडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, वहां पर जो मिस्त्रीज आर्टिजन स्टाफ खलासी जो होते हैं आईडब्ल्यू के अंडर में, या ब्रिज इंस्पेक्टर के अंडर में जो खलासी होते हैं, उनका डेली एवरेजिंग होता है। तो इसमें एक इश्यू आता है कई बार कि ये लोग कई बार ट्रैक मेंटेनर को गेट पे लगा देते हैं कि गेट पे काम करना है इनको, और गेट पे जो काम होता है वहां पे ईआई क्लासिफिकेशन चल रहा होता है, 60 होता है या 72 आवर्स जो भी होता है, तो वहां इश्यू होता है कैसे क्लेम करना है। तो मेरा ओपिनियन जो है कि आप जिस एम्प्लॉय पे काम करते हैं फिर वो क्लासिफिकेशन अलग होगा। अगर कोई टैग मेंटेनर है वो सी क्लासिफिकेशन में है, काम करते हैं, जनरली 8 घंटे वाला होता है डेली उनका। लेकिन अगर ईआई कर्मचारी जो है गेट वाला गेट कीपर जो है, अगर वो मान लीजिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना छुट्टी पर गया है और वो गेट कीपर पे काम कर रहा है, तो फिर गेट की उसका गेट का क्लासिफिकेशन ही उस पर लागू होगा। अब ये माना जाएगा वो ईआई क्लासिफाइड है, तो ईआई के हिसाब से ही ओटी क्लेम करना है, ना कि वो सी के हिसाब से क्लेम करना है। तो ईआई के हिसाब से जो काम करना रहेगा वो होगा पर डे। अब यहाँ इश्यू तो ये आएगा कि ईआई में तो काम करना है, लेकिन ईआई में उसका रोस्टर कितना होगा, 60 63 72 75। तो चूंकि गेट कीपर में जो होते हैं इनके पीएनसी टाइम नहीं होते हैं पॉइंट्समैन के, तो इनके जो होते हैं 60 या 72 होगा। अब 60 रहेगा या 72 रहेगा, उसको क्वार्टर दिया गया है, उसके हेडक्वार्टर में उसको क्वार्टर दिया हुआ है 0.5 किलोमीटर में, तो उसको 72 करना है, क्वार्टर नहीं है तो 60 करना है, ये उसके हिसाब से रहेगा। और वैसे ही अगर रोड साइड स्टेशन में काम कर रहा है, अदर देन रोड साइड में काम कर रहा है, तो वहां आपको 60 ही लेना है। तो गेट पे भी उसको 60 आवर्स करना है, और वहां उसका रोस्टर 72 का चल रहा होगा, क्योंकि जो छुट्टी किया उसके बाद क्वार्टर दिया होगा तो वह 72 चल रहा है। लेकिन अगर उसने 60, अगर वो अदर देन रोस्टर स्टेशन पोस्टेड है जहां की क्वार्टर कंडीशन लागू नहीं होती है, तो फिर उसको 60 ही करना है, 60 घंटे ही करना है। उसके ऊपर जितना भी करेगा उसको ओटी मिलेगा। लेकिन उसका अगर 5 दिन करता है 10 दिन करता है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा 5 दिन के हिसाब से उसको 42.51 करना था, और फिर जितना किया उसके हिसाब से स्टेट्यूरी या अलग अलग करके कैलकुलेशन जैसे मैंने अभी बताया उसको करना है। तो ये काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। ओटी के लिए भी बता दूं क्या क्या काउंट होता है, जैसे बताया था ये हमारा रेलवे बोर्ड का 2017 का सर्कुलर आरबी 175/17, जिसमें पे डीए एचआरए जो होता है वो फैक्ट्री एक्ट में जो गवर्न होता है उस पर लागू होता है। एचओआर में जो गवर्न होते हैं उनके लिए पे डीए एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लिखा हुआ है, ऑल आइटम शोन इन ए अबव एक्सेप्ट हाउस रेंट अलाउंस, यानी पे लेना है, डीए लेना है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। ये 2017 का सर्कुलर है। और इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। ओवर टाइम के ऊपर कई लोगों की क्वेरीज आ रही, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना। आज मैंने कोशिश की है कि ओवर टाइम के ऊपर पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो आप ताकि इसको देख सकते हैं कैसे क्या किया। लेकिन एक बार मैं लास्ट में एक बार फिर बता दूं कि जो भी मैंने आज बात बोली है ये मेरे अपने विचार है, अपना ओपिनियन है, प्लीज इसको ऑफिशियली ना लिया जाए।
जो भी इसको वीडियो देख रहे हैं, आप अपने लोकल लेवल पे जो वहाँ के रूल लग रहे हैं उनको भी साथ में देख लें। काफी हद तक कोशिश यही है कि इसमें सही जानकारी आपको मिली होगी, मैं दे रहा हूँ, लेकिन 100% की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। तो आप भी इसको ये इसी तरह से देखें कि ये एक जानकारी के रूप में ही इसको देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है और इस तरह की वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर एंड लाइक भी करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।